मैं कमिंग सर। प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। कोड होगा जी सर। थैंक यू सर। योर मीडियम ऑफ इंटरव्यू इज हिंदी। हिंदी में साक्षात्कार देंगे आप? यस सर। तो नाम की जगह कोड का इस्तेमाल करते हुए बोर्ड को अपना संक्षिप्त परिचय दें। सर मेरा कोड 50 है और मैं जिला जालौन से संबंध रखता हूँ। मैंने अपनी 10th एजुकेशन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से पूर्ण की। उसके बाद मैंने 12th एजुकेशन बाबूराम एमकॉम इंटर कॉलेज से। मेरा ग्रेजुएशन सर HBTI कानपुर हार्डकोर बटर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर से फूड टेक्नोलॉजी में 2016 में मैंने पूरा किया। इसके उपरांत अभी UPPCS 2018 में मेरा चयन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है। तब तो आपने जो पढ़ाई की उसी के हिसाब से आप पद संशोधित कर रहे हैं। जी सर। तो फिर क्यों सेटिस्फाइड नहीं है आप अपने इस जॉब से? नहीं सर, मैं बिल्कुल सैटिस्फाइड हूँ। इसके आगे सर मैं देखना चाह रहा हूँ क्योंकि सर इसमें भी सर DO की भी पोस्ट है सर अभी जो 2019 का है कि सर जिसमें जिला विहित अधिकारी होता है और सर SDM जैसी जो पद हैं वो सर और भी कई सारे डाइवर्स फील्ड तक मुझे जनता का सेवा करने का मौका देंगे। इसीलिए मैं सर इस साक्षात्कार में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि जब हम जिस चीज की पढ़ाई करते हैं और उसी विशेषज्ञता के साथ अगर हमें नौकरी उसी चीज की मिले तो हम और एक्सेल कर पाएंगे? तो मान लीजिए आपने फूड टेक्नोलॉजी SBTI कानपुर से किया, फूड सेफ्टी ऑफिसर, और जो आपने DO बात की वहां तो मान दें, लेकिन SDM क्यों? सर SDM में सर और भी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो सर कार्य के हमें और भी डाइवर्स फील्ड तक जाएँगी, जहाँ पे मैं सर अपनी इस नॉलेज का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि यदि सर मुझे जिला के लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड इश्यूज़ हों या फिर और भी जो मुझे ज़िम्मेदारियाँ SDM के रूप में सौंपी जाएँगी, मैं इस अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल वहाँ पे भी किया जा सकता है। अच्छा, अभी चूंकि फूड एडल्टरेशन जो है हमेशा से बड़ा विषय रहा है बहुत, और खासकर उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, और खासकर त्योहारों के समय आप दिवाली होली के समय देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें मिलती हैं फूड इंस्पेक्टर्स और इन लोगों की अगर रिपोर्ट पढ़ी जाए तो। जबकि आपको पता है कि इसेंशियल मिल्क जैसी चीजों में भी मिलावट होती है। आखिर इतने सारे संरचना ऐसे अधिकारी सब होते हुए भी इतनी ज्यादा मिलावटों को हम कैसे रोक पाएंगे? क्योंकि गांव गांव में हर जगह ये तो फूड और उससे जुड़ी चीजें हैं। सर ये आपकी बात सही है कि सर फूड एडल्ट्रेशन बहुत हद तक हमें दिखाई देता है उत्तर प्रदेश के अंदर। सर इसका एक रीज़न ये है कि सर सबसे पहली चीज़ तो ये सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा तो केवल 24% मिल्क ऐसा है कि जो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बाकी सर जो हमारे दूध वाला जो होते हैं वो सर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और भी डिस्ट्रीब्यूशन चेन ऐसी ही है कि जहाँ पर सर लॉ फॉलो नहीं हो पाता है। लेकिन अभी सर रिसेंट में सरकार की नोटिफ़िकेशन FSSAI एक्ट 2006 के बाद से सभी फूड जो भी विक्रेता हैं उनके लिए इस अधिनियम का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। और सभी के पास सर जिनका सर टर्नओवर 12 लाख से कम है, उनके पास एक फूड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिनका 12 लाख से ज़्यादा है उनके पास एक फूड लाइसेंस की फैसिलिटी रखी कौन सी गई है। मिनिस्ट्री वर्क करती है? FSSAI को? जी सर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। श्योर है? सर आई थिंक सो सर। फुल फॉर्म क्या है FSSAI? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके। तो अभी देखिए कोविड-19 में आप पूरे वर्ल्ड, खासकर यूरोप की जो हालात रहे वो हालात इंडिया में नहीं बने। बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट दी थी कि जब इंडिया में आएगा तो 50 लाख करोड़ों लोग इससे मरेंगे, पूरी आबादी का कुछ ना कुछ परसेंटेज बहुत साफ होगा, बहुत प्रताड़ित होंगे और बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन इंडिया हमसे आगे आ गया। कल इंडिया में नहीं कई जगह के पेपरों में आया कि इंडिया जो है जीत गया कोविड-19 में। आपका क्या मानना है, क्या इंडिया जीता? और अगर जीता तो क्या कारण है, और खासकर आपकी फूड हैबिट भी क्या उसमें कोई रोल प्ले की? जी सर। सर कोविड-19 जब आया था तो सर सारे देश ने देखा कि सर सबसे पहली चीज़ तो सर एक ह्यूमन रेस की हमेशा से बात करी जाती है कि जितने भी बड़े खतरे रहे हैं, ह्यूमन रेस ने हमेशा अपने एक्शंस के माध्यम से उनमें निजात पाई। लेकिन अगर इंडिया की बात करी जाएगी तो सर उसके कुछ 2-3 रीज़न्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि हमारे यहाँ सर BCG का टीका बहुत बड़े लेवल पर हुआ था। दूसरी चीज़ सर हमारी जो एवरेज एज है वो सर लगभग 29 ईयर्स है, जिसने भी हमें इस बीमारी से, क्योंकि सर इनकी सर इम्यूनिटी अच्छी होती है। और सर जैसा आपने कहा कि खाद्य में, तो सर हमारे यहाँ से सर खड़े मसालों का प्रयोग बहुत हद तक किया जाता रहा है और देखते हैं कि सर इम्यूनिटी बूस्टर फूड जिसको हम कहते हैं वो लगभग हमारे यहाँ की डेली किचन्स में देखा जा सकता है। जैसे कि देखे जाए कि काली मिर्च है, जायफल है, इस सब का प्रयोग डेली डेली बेसिस पे हमारे यहाँ किया जाता रहा है। ये जो अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में हम आयुष जिसको बोलते हैं, और इस समय लोगों को मैंने देखा कि नेचुरोपैथी, आयुर्वेद
और होम्योपैथ का इस्तेमाल भी खूब किया गया। और ऑब्वियसली लोग उन लोगों ने जिन्होंने इस्तेमाल गिलोय और ऐसी-ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया और वो फिर उनको ऐसा कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ कोविड का। तो क्या हम इस चीज़ों की वैज्ञानिकता की ओर जाते हैं या जस्ट एक ये इत्तेफ़ाक रहा कि जिन लोगों ने ये चीज़ें इस्तेमाल की वो बहुत प्रभावित नहीं हुए? नहीं सर, इसकी सर मैं इस बात से सहमत हूँ कि सर इसमें हम बहुत हद तक वैज्ञानिकता तक गए हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सर टीकेडीएल टेक्नोलॉजी सर इसी क्षेत्र में एक लाइब्रेरी का गठन किया है, जो सर जो हमारी जितनी भी आयुर्वेद की जानकारी है उसको हमने सर 5 भाषाओं में पब्लिक कर दिया है कि सर जहाँ पे ये सर हम देख सकते हैं कि जो इन बीमारियों से लड़ अभी जो टीके बनाए जा रहे हैं और भारत ने भी इसमें भी अचीवमेंट हासिल की, तो सामान्यतः 2 टेक्नीक पे टीके बनाए जा रहे हैं, एक एमआरएनए और एक डीएनए पे। क्या अंतर है दोनों में? सर एक तो सर जो फाइज़र वैक्सीन है वो सर एमआरएनए टेक्निक को इस्तेमाल करती है, जो सर सेल वॉल जो होती है जिसमें आगे चारों तरफ सर फैट डिसॉल्व होता है, जी सर हमारे यहाँ जाके स्पाइक प्रोटीन का निर्माण करता है। ये सर एमआरएनए टेक्निक होती है। लेकिन सर जो हमारी जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड है, ये सर दूसरी टेक्निक पे काम करती है। इनके थ्रू हम क्या करते हैं सर जो जैसे कि सर कोविशील्ड जो वैक्सीन है, उसमें सर चिंपैंज़ी में जो लोकल इन्फ्लुएंज़ा होता है सर, उस वायरस को डाला गया है। और जबकि हमारे सर जो कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक द्वारा निर्मित की गई है सर, उसमें हमने एक तरीके का जो उसका मरा हुआ स्ट्रेन कह सकते हैं आप कोविड-19 का, वो उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो सर वो इम्यूनिटी कर सकता है, लेकिन सर वो उससे आपको बहुत कम हद तक खतरे होंगे कि आपको कोविड-19 जैसी बीमारी दोबारा से हो जाए। कौन-सा अगर आपसे सलाह माँगी जाए, जैसे सपोज़ हमारे बोर्ड मेंबर को आज ही हमें जाके लगवाना है टीका और दोनों अवेलेबल है हमारे पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन, है ना? तो हमें कौन-सा लगवाना चाहिए? सर चॉइस है दोनों। सर मेरे हिसाब से सर दोनों ही वैक्सीन्स काफ़ी हद तक सेफ़ हैं। लेकिन जैसा कि सर मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था कि सर जो हमारी कोवैक्सीन है सर उसके फ़ेज़ 3 के ट्रायल्स के अभी डेटा हमारे पास नहीं है। तो मुझे लगता है सर कोविशील्ड जो वैक्सीन है, वो जनरली प्रेफ़र करनी चाहिए। आपका कोड क्या है? जी सर 50। 50 है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 50 किससे संबंधित है? सर शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत। शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत। पृथक्करण। किनकी शक्तियों के पृथक्करण? सर कार्यकारी जो सर एग्ज़ीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी इनके बीच में। जी। जब आप जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के जो शक्तियां हैं उनको अलग करने की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव की अलग करने की बात कर रहे हैं, तो जुडिशरी को क्यों अलग रखा गया है? सर जुडिशरी का हमारा कार्य होता है कि सर जो एग्ज़ीक्यूटिव ने लेजिस्लेटर पास किए हैं, सर उन लेजिस्ले नहीं, वो कार्य तो पता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। इनको ही अलग क्यों किया गया है? क्यों नहीं एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया गया है लेजिस्लेटिव से? सर इसका रीज़न ये है क्योंकि सर हमारी जो कोर्ट होती हैं, वो एक तरीके से स्पेक्टेटर की भूमिका अदा करती है कि अगर ये कोई भी फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होगा और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, तो सर ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा जो हमारे सिटीज़न्स का सर। इसीलिए सर इसको पृथक किया गया है। अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत चर्चा में है जी सर। और जिसको कि सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग में बड़ा ही प्रयास किया गया है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नीति आयोग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ट्रायंगल को हम देखें तो किस तरह का रिलेशन बनता है? सर मेरे हिसाब से सर ये सिम्बायोसिस रिलेशन कह सकते हैं सर इसको, क्योंकि सर एज़ अ सर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि सर एक टीम इंडिया के रूप में कार्य करना पड़ेगा, जहाँ सर केंद्र प्लस राज्य मिलकर अगर कार्य करेंगे तो सर किसी भी अचीवमेंट जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिन्हें हमें 2030 तक अचीव करना है, तो सर लगभग जैसे हम सोलर एनर्जी के क्षेत्र में देखते हैं तो सभी राज्यों ने मिलकर सोलर एनर्जी में बहुत अच्छा कार्य किया है। इसीलिए सर सैनिटेशन को देखते हैं तो सर सैनिटेशन का वर्क भी हम देखते हैं कि जब से हमने इंडेक्सेस जब से हम निकालने लगे सैनिटेशन इंडेक्सेस, तो भी हम इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सर हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ-साथ नीति आयोग ने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए हैं। क्या इसका प्रिंसिपल्स क्या है? नीति आयोग का किस प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है? सर एज़ एन प्रिंसिपल है ना, जैसे वो 5 ईयर के लिए था प्लानिंग कमीशन, जी, जी सर। तो वैसे ही इसने डिवीजन किया है। यस सर। सर ये इसने 3 ईयर्स, 7 ईयर्स और 15 ईयर्स का डिवीज़न किया हुआ है कि सर एक हमारे पास एजेंडा रहेगा और उसके अलावा सर इसने एक नीति आयोग स्ट्रैटेजी @75 भी निकाली हुई है कि जिसमें बताया गया है कि हम कैसे अपने 75 में जो वो करेंगे तो कि इंडिया किस तरीके से दिखेगा। मतलब इस स्ट्रैटेजी को 3 हिस्सों में बाँटा गया है कि सबसे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म क्या होंगे, सबसे ज़्यादा विज़न हमारा क्या होगा, उस बेसिस पे बाँटा हुआ है। अभी आप बात कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर के यूपी में और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, अगर मान लीजिए आवश्यकता पड़े
कि यूपी को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग छोटे छोटे राज्य बनाए जाए, और उसमें एक एरिया जो है बुंदेलखंड भी बड़ा चर्चित रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड की अगर डेवलपमेंट की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो वो पूर्वांचल से भी पीछे है इस मामले में। तो अगर कोई स्पेशल मॉडल आपको सजेस्ट करने के लिए दिया जाए कि बिना पृथक किए, बिना अलग किए बुंदेलखंड के डेवलपमेंट के लिए कोई मॉडल देना चाहे, तो आप क्या सुझाव देंगे? कोई 3 ऐसे सुझाव दीजिए। सर बुंदेलखंड रीजन जो है सर वो हमेशा से सर उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा राज्य रहा है। वो बुंदेलखंड रीजन उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को लगभग और एमपी के 7 जिलों को मिलकर उसको बुंदेलखंड रीजन बोला जाता है। तो इस क्षेत्र में लेके कई सारे अभी तक इनिशिएटिव्स चलाए गए, लेकिन यदि मुझे 3 बताने कहा जाए तो सर बुंदेलखंड की 1 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 34 लाख ऐसे लोग हैं जो प्रवासन की समस्या से जूझ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो माइग्रेशन रोकने के लिए सर यहाँ पर फुटलूज़ उद्योग जैसी चीज़ों को लगाया जा सकता है। दूसरी चीज़ सर यहाँ पे हमें बैरन लैंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है जो बहुत सस्ते दामों में बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ले सकती है, जिसकी वजह से सर मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन्स जो है यहाँ पर डेवलप किए जा सकते हैं। तीसरी चीज़ सर यहाँ पर कनेक्टिविटी का इश्यू आता है। तो जैसे कि सर अभी हाल ही में जैसे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी संरचनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है इसी चीज़ को और आगे बढ़ाकर, और मुझे लगता है कि सर एक और चीज़ हो सकती है कि जिसमें बुंदेलखंड को एक अलग से एक मंत्रालय के रूप में बनाना चाहिए कि जिसमें बुंदेलखंड के लगभग 2 या 3 मंत्रियों को रखा जाए, जिन पे श्री जो मुख्यमंत्री जी हैं, और पूरी एक बैठक हो ताकि बुंदेलखंड रीजन यदि आगे बढ़ जाता है तो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी रीजन्स में विकास समान रूप से पहुंचे। अच्छा, एक समस्या और आ रही है कि जो फार्मर्स को लोन देने की जो प्रथा चली हुई है, तो प्रथा तो अच्छी थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि इसका मिसयूज हो रहा है, और खास करके जैसे अभी चुनावी वर्ष आने वाला है, तो फार्मर्स को लोन लेने की जो होड़ है वो बढ़ती चली जाएगी, इस उम्मीद से कि आने वाले चुनावी वर्ष में हो सकता है उनका लोन माफ कर दिया जाए। तो आपको नहीं लगता है कि अब फार्मर्स को लोन जो ऋण दिया जाता है उसको खत्म कर देना चाहिए? सर इस सेंस में हम देख सकते हैं कि फार्मर्स जो लोन हर बार जब भी पॉलिटिकल पार्टीज आती है तो कर्ज माफी को लेके सभी सरकारें अपना वादा करती हैं। तो इस पे लास्ट जो अरुंधति भट्टाचार्य जी हैं जो एसबीआई की थी, उन्होंने कहा था कि इस तरीके से एक लोनिंग का कल्चर जो है वो बिगड़ जाएगा। तो हमें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। लोन के अगेंस्ट में हम सर जो मेरिट सब्सिडीज़ हैं उनको बढ़ावा दे सकते हैं। और सर लोन अभी भी ऐसा है कि सर कई सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो हमारे लगभग 86% फार्मर्स ऐसे हैं जो मार्जिनल्स और छोटे फार्मर्स जिनको कंसिडर किया जाता है। तो सर लोन की अभी उनको आवश्यकता है। तो एकदम से यदि हम इस व्यवस्था को खत्म कर देंगे तो सर उनके पास जो एसेंशियल जो क्रॉप्स उनको उगाने के लिए वो पैसा उनके पास नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, ये है कि हम इसकी सब्सिडीज़ को एक तरीके से मेरिट सब्सिडीज़ में धीमे-धीमे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो लगभग केंद्र सरकार की योजना भी है कि जैसे चेक डैम्स बनाना है, छोटे-छोटे तरीके से उनको उन तक फर्टिलाइज़र पहुँचाना है। इसीलिए हम सॉइल हेल्थ कार्ड लेके आए ताकि हम केवल सब्सिडीज़ को इस तरीके से नहीं देखें कि हम यूरिया ही, क्योंकि सर हमने इसी में देखा कि हमने एनपीके रेशियो जो होता है उसका सर वो बिगड़ गया लगभग सॉइल का। तो हम देख सकते हैं कि मेरिट सब्सिडीज़ के माध्यम से इन सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। एक लास्ट केस स्टडी है आपके लिए कि मान लीजिए आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं और आप बन गए हैं डिप्टी कलेक्टर। आप अपने जो संभाग है वहाँ पद ग्रहण किए हुए हैं, और लेकिन परिस्थिति बहुत खराब है, दयनीय स्थिति है, जिसको कि समझने के लिए और उसके उपचार के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद वहाँ विजिट करना चाहते हैं, और आप ही नोडल अधिकारी हैं उनको रिसीव करने से लेकर के और उनकी सारी समस्याओं को समझाने से लेकर के सब कुछ। वो दिन आता है, वो समय आता है, और आप अपने आवास से निकलने में देर कर देते हैं, किसी कारणवश देर हो जाती है। आप रास्ते में होते हैं, चीफ मिनिस्टर को रिसीव करना है, ऑफिस तक जाना है, अचानक रास्ते में आप जाते हैं, देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो उसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा हुआ है। आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? उसको अटेंड करेंगे, चीफ मिनिस्टर को रिसीव करेंगे, उनको करेंगे, क्या करेंगे आप? और तभी एक फोन ये भी आता है कि आपके जो बेटे हैं उनका भी एक्सीडेंट हो गया है, और अभी तुरंत हुआ है और मेजर एक्सीडेंट हुआ है। आप बताइए सर की बात। 3 कंडीशन। सर ये परिस्थिति सर मेरे लिए पर्सनल और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को लेकर सर संभवतः सर मेरे पास बहुत सारे इसमें वो हो सकते हैं कि मैं कई सारे कदम उठा सकता हूँ। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो यदि मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले मैं सर उसको देखना चाहूँगा, क्योंकि यदि सर मेरे अगर बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, मेजर एक्सीडेंट हुआ है,
तो सर मुझे वहाँ जाना चाहिए, लेकिन सर अभी मेरे आवास पे कोई ना कोई होगा जिसपे मैं कह सकता हूँ कि आप इसकी देखभाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर मेजर एक्सीडेंट हुआ है, चूँकि सर आज मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र में आने वाले हैं, तो सर बहुत सारे मीडियाकर्मी भी होंगे। यदि मैं सर उनको रिसीव करने में लेट भी हो जाता हूँ, तो ये माध्यम से ये पता चल सकता है कि मैं किस माध्यम से लेट हुआ हूँ। तो मैं सर उनको, जो जिनका एक्सीडेंट हुआ, मैं उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाके हॉस्पिटलाइज़ करूँगा और इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री जी को रिसीव करने पहुँचूँगा। और मैं सर घर की ज़िम्मेदारी के लिए किसी एक व्यक्ति को कह सकता हूँ कि जो देख सकते हैं। तो आप स्वतः ही लेकर के जाएंगे एडमिट कराने के लिए उस व्यक्ति को? नहीं सर, मैं उनको कह सकता हूँ कि आप किसी को उनको एडमिट करा दीजिए, लेकिन सर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो व्यक्ति जिनके सामने एक्सीडेंट हुआ है, मेरी वो प्रायोरिटी रहेंगे और दूसरे नंबर पे सर मैं मुख्यमंत्री जी को रिसीव करने जाऊँगा। घर के लिए मैं किसी को सजेस्ट कर सकता हूँ या बता सकता हूँ, या मैं अपनी धर्मपत्नी को भेज सकता हूँ। तो आज हम लोग भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं वो कौन है? सर श्री सुभाष चंद्र बोस जी का सर 125वां आज उनका हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं? सर पराक्रम दिवस। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इन्होंने भारतीय जो स्वतंत्रता के आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया? जी सर। सर उन्होंने सर आईएनए के थ्रू, और सर चाहे जापान या जर्मनी के साथ जो उन्होंने अलायंसेस बनाए, वो भी बहुत हमारी स्वतंत्रता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए जा सकते हैं। सर एक रिपोर्ट बताती है कि जब जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं श्री क्लीमेंट एटली जी, जब वो अपने प्रधानमंत्री पद के बाद जब इंडिया आए थे, तो वहाँ के गवर्नर से जब मिले पीके चक्रवर्ती जी से, तो उन्होंने पूछा था कि जब आईएनए इतना, जब आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इतना स्लो पड़ गया, तो फिर आपने इंडिया को आज़ाद क्यों किया? तो उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका उसमें आईएनए की बताई थी। तो इससे पता चल सकता है कि सर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनका जो कार्य है वो सराहनीय है सर। अच्छा, 15 अगस्त को ही क्यों चुना लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आजाद करने के लिए? सर 15 अगस्त के लिए सर पहले इसकी सर तारीख दूसरी रखी गई थी, लेकिन 15 अगस्त को जो हमारा सर जो समय, वो 3 जून की सर माउंटबेटन योजना आ गई थी। उसके बाद 15th ऑफ अगस्त को सर एक इंडिया को सर आज़ाद करने के लिए उन्होंने एक वो रखा था। मुझे सर, मैं एग्ज़ैक्टली वर्ड याद नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए सर उन्होंने 15 अगस्त ही चूज़ किया था सर। क्या उस दिन कुछ हुआ था क्या? जापान वगैरह सरेंडर वगैरह कुछ किया था क्या? जी सर, मैं सर याद नहीं कर पा रहा हूँ सर एग्ज़ैक्ट क्या हुआ। अच्छा, फूड टेक्नोलॉजी में आपने ग्रेजुएशन किया है। भारत की जो फूड टेक्नोलॉजी है उसमें क्या-क्या समस्याएं हैं अभी? सर सबसे बड़ी समस्या जो है सर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की है। देखते हैं सर लगभग 62,000 करोड़ का फूड है जो हमारा वेस्ट कर जाता है। सर हमारे यहाँ जो, जैसे कि अगर हम यूएस और बड़ी अच्छी इकोनॉमी से कंपेयर करेंगे, यूएस में लगभग 88% तक फूड को हम प्रोसेस कर पाते हैं। बट इन इंडिया ओनली 8% ऑफ द फूड जो है वो केवल प्रोसेसिंग तक पहुँच पाता है। दूसरी चीज़, सर सबसे बड़ी चीज़ तो हम देखते हैं कि हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाने के बाद से सर फूड की सिक्योरिटी तो इंश्योर कर दी लोगों तक, लेकिन अभी भी हम न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ नहीं बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये चीज़ सिक्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और सर चौथी चीज़ जो है कि सर ये हमारी फार्मर्स की जो इनकम, जो हम डबलिंग की बात करते हैं कि 2022 तक हम उनकी अलग डबल कर सकते हैं, तो उसमें सर फूड। मैंने समस्याएं ही सिर्फ पूछी थी, आप इसके फायदे बता रहे हैं। जी सर, मैं समस्याओं में सर एक चीज़ ये देखता हूँ कि सर इसकी एक तो प्रोसेसिंग बहुत कम हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि सर बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, जैसे उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है फूड प्रोसेसिंग को लेके। और दूसरी चीज़, हमारे पास सर अभी कंप्लायंसेस भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे फूड आर्टिकल्स हैं जिनका अभी तक हमने एक मानक रूप जो हो सकता है, एक स्टैंडर्ड जो उसका वो रहता है कि ये ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, तो हमने स्टैंडर्ड आज तक प्रोडक्ट नहीं बनाए। और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सर लोकल लेवल पर हैं, उनको सर हमने अभी तक प्रमोट नहीं किया बाहर तक, जिनकी सर बाहर काफ़ी डिमांड हो सकती है। अभी आप फूड न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे। जी सर। हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे फूड टेक्नोलॉजी आ रही है, फूड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू डाउन होती जा रही है। जैसे अभी भी हम लोग देखें घर में खड़े मसाले को सील बट्टे पीस के बनाए, तो उसका टेस्ट और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हमें टेस्टी लगती है और उसका शायद हमें रिजल्ट अच्छा मिले। और जो हमारा पैकेट वाला आता है मसाला, उसमें ना तो टेस्ट आता ना तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पता चलती है। तो जितना टेक्नोलॉजी आ रही है उतना तो हमें लग रहा है कि हमारा फूड न्यूट्रिशन डाउन होता जा रहा है। क्या आप मानते हैं? सर इसमें दो एस्पेक्ट देखे जा सकते हैं। एक तो सर खड़े मसालों का सर जो टेस्ट होता है वो थोड़ा-सा सर एनरिचिंग होता है, और दूसरी चीज़ देखते हैं कि जो प्रोसेस्ड फूड होता है, कई बार सर उसमें मिलावट देखी जा सकती है। लेकिन सर जो उसके स्टैंडर्ड के आधार पर देखा जाए, तो सर अगर प्रोसेस्ड फूड के जो स्टैंडर्ड रखे गए हैं वो सर लगभग सेम ही हैं, कि उसमें न्यूट्रिशन को, जैसे कि अगर हम मिल्क के केस में देखें कि सर हम फैट और एसएनएफ जो होता है उसमें सॉलिड नॉन फैट, तो उसकी संख्या जैसे 8% और 9.5% उसकी फिक्स की गई है। तो वो एक तरीके से मिल्क की एक स्टैंडर्ड वो है कि जितनी हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है दूध के लिए,
सर वो लेकिन उसमें हम देखते हैं कई बार उसमें हमको मिल्क के बजाय मिल्क के पाउडर मिलते हैं, पाउडर मिलाए जाते हैं ताकि उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकें। तो जो ओरिजिनल हमको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो तो हमें नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट उसकी क्वालिटी को जो स्टैंडर्ड रखेगा उसको मेंटेन करने के लिए कंपनी उसमें मिलावट कर देती है। जी सर, ये इश्यू है हमारे यहाँ। जैसे आपने कहा कि सर हम मिल्क के उसको सर डेयरी व्हाइटनर बोलते हैं, जनरली उसको मिला दिया जाता है। सर उसका रीज़न ये है कि अगर हम जैसे हमारा पब्लिक को तो जो हेल्दी चीज मिलनी चाहिए, जी सर। क्वांटिटी तो मिल गई, जी, जी सर। न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल गई, लेकिन जिस रूप में मिलनी चाहिए थी उस रूप में नहीं मिली। तो फिर फायदा क्या फूड टेक्नोलॉजी का? एक्चुअली में सर हमारे यहाँ सर जो वो शहरीकरण जैसे-जैसे बढ़ा है, तो सर जैसे आस-पास की जो डेयरी हो गई, जिस मिल्क प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं लगभग वो 5 दिन पहले का दूध होता है। तो सर इस तरीके से उसका कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलप किया गया है कि वो हम तक पहुँचने में लगभग 5 दिन लगाता है। लेकिन जैसे कि फ्रेश की जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है, सर न्यूट्रिशन तो लगभग सेम ही रखे गए हैं, लेकिन यदि अभी कुछ जैसे स्टार्टअप्स आए हैं, जैसे कंट्री डिलाइट करके एक स्टार्टअप है, वो सर आपको सीधा फार्म टू आपके होम तक का बिल्कुल फ्रेश मिल्क उस तरीके की चीज़ों को दे रहा है। इवन उसमें A2 मिल्क भी है, जो आपकी देसी गायों की नस्ल का जो दूध होता है, वो मिल्क भी उसमें दिया गया है सर। चलिए एक मेरा प्रश्न है, हम लोग जब चिप्स खाते हैं तो चिप्स के पैकेट हमको दिखाई देता है बहुत बड़ा, लेकिन जब हम खोलते हैं तो उसमें मैक्सिमम एयर निकल दिखाई देती है और चिप्स की जो क्वांटिटी होती है बहुत कम होती है। क्यों उसमें एयर डाली जाती है? सर जब भी किसी भी फूड प्रोडक्ट्स में फैट होता है, तो सर एक रेंसिडिटी ऑफ ऑयल की एक वो होती है कि जैसे ही जब कोई भी फैट चीज़ होती है, जब वो O2 से रिएक्ट करती है, तो उस फूड को रेंसिड कर देती है। जैसे कि जिसको तेल मतलब उसमें बाहर से, तो उस चीज़ को हटाने के लिए हम उस पैकेट से O2 को बाहर निकाल दें, उसमें इनर्ट गैस डाल देते हैं। तो इसीलिए कि ताकि जो फूड है हमारा, जब भी हम उसको कंज़्यूम करें, लगभग वो फ्रेश रहे, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आया था, क्या है ये और इससे क्या फायदे थे? सर फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 सर लगभग हमारे जितने बीपीएल कार्ड होल्डर्स थे, उन सभी के लिए किया गया था कि उनकी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, क्योंकि बहुत सारी हमारी न्यूट्रिशन रिपोर्ट्स बता रही थी कि हमारे यहाँ वेस्टिंग और स्टंटिंग बहुत ज़्यादा है, एनीमिक जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए सर राइस को 3 किलो और पर केजी के आधार पर व्हीट को 2 किलो का और मोटे अनाज 1 किलो देकर सर हमने इसकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया लोगों को। फूड माइक्रोबायोलॉजी की क्या इश्यूज हैं? जी सर फूड माइक्रोबायोलॉजी सर फूड माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली सर 2 आधार पे बाँटा जा सकता है। एक तो सर इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के आधार पे देखा जा सकता है कि हम जीन के लेवल पे जाके जब हम मॉडिफ़ाई कर देते हैं कि उसके जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देते हैं। जैसे कई बार हम देख सकते हैं, जैसे एक टमाटर की वैराइटी निकाली गई थी जिसका नाम फ्लेवर सेवर था, कि बहुत सारी हम दवाओं को उसमें दवा के रूप में उसको लिया जा सकता था। तो सर हम उसमें से न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे सर आयरन का कंटेंट, जिंक का कंटेंट व्हीट में लगातार कम होता जा रहा है, तो उसको भी मैनेज किया जा सकता है सर। हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शनल है और उसमें आप बात चल रही हिंदी भाषा के मानकीकरण की। तो हिंदी भाषा के मानकीकरण में विशेष करके कंप्यूटराइजेशन के दौर में, कंप्यूटरीकरण के दौर में क्या-क्या चुनौतियाँ आप देखते हैं? सर सबसे बड़ी 2-3 चुनौतियाँ हैं। पहली चीज़ तो सर कीबोर्ड की समस्या आ रही थी कंप्यूटरीकरण के दौर में, कि जैसे फ़ॉन्ट की जो समस्या होती है, कई बार डॉक्यूमेंट हम किसी और फ़ॉन्ट में बनाते हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर उसके लैपटॉप में और कंप्यूटर में नहीं है, तो फ़ॉन्ट की मेनली समस्या आती थी। दूसरा सर अब देखते हैं कि जैसे कि सर स्पीच टेक्स्ट टू स्कैन जैसी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि सर इंग्लिश में वो बहुत ईज़िली अवेलेबल है, लेकिन सभी टेक्स्ट टू स्कैन वैसी फैसिलिटी हमें हिंदी में नहीं अवेलेबल होती है। तीसरी चीज़ हो जाती है कि सर हिंदी अभी भी सर एक तरीके उसकी मानकीकृत भाषा नहीं है। जैसे डायरेक्टर पद के लिए कहीं-कहीं निदेशक पद का इस्तेमाल किया जा सकता है, कहीं किसी और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी मेरा सवाल है, डायरेक्टर को एक जगह हम निदेशक कहते हैं और एक जगह निर्देशक कहते हैं। जी सर, फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग निदेशक। निर्देशक कहते हैं और बाकी एकेडमिक सेक्शन में हम लोग या फिर जब हम पब्लिक ऑफिस में जाते हैं तो निदेशक कहते हैं। जी सर। तो क्यों एक जगह निदेशक कहता है और एक जगह निर्देशक कहते हैं? हिंदी के छात्र हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बताएंगे। सर मुझे इसका एग्ज़ैक्ट नहीं पता है, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ। हाँ, सर फ़िल्म इंडस्ट्री में जैसे सर निर्देशक का मतलब होता है कि सर वो उसको निर्देश देता है। जैसे जो एक्टर्स होते हैं, वो उनके निर्देशन में कार्य कर रहे हैं, तो सर उनको एक ऐसा निर्देशक कह दिया है। लेकिन सर निदेशक एक डायरेक्टर जो हो गया, वो सर मतलब एक तरीके से हेड के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है, इसीलिए सर जी, तो कोई और भी हो सकता है। सर इसका एग्ज़ैक्ट। ओके। हिंदी साहित्य में आलोचना का बहुत बड़ा महत्व रहा है। किसी आलोचनाकार को बताएंगे? जी सर, श्री रामचंद्र शुक्ल और द्विवेदी जी। तो क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या योगदान है? सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने जो आलोचना पद्धति में सर हडसन से ज़्यादा प्रभावित थे, और सर उन्होंने सर माना था कि जैसे कि जो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि जैसे भक्ति काल
केवल और केवल जो मुस्लिम समुदाय से उससे हताश और पुरुष जाति के चक्कर में भक्ति का आंदोलन का उद्भव हुआ। लेकिन द्विवेदी जी कहते हैं कि नहीं, अगर भक्ति आंदोलन अगर वो मुस्लिम समुदाय नहीं भी आया होता तो भी भक्ति आंदोलन वैसा ही होता जैसा वो अभी है। द्विवेदी जी के शिष्य कौन है? जिस बहुत बड़े आलोचनाकार हुए हैं, द्विवेदी जी के शिष्य। द्विवेदी जी के शिष्य सर डॉक्टर नामवर सिंह का नाम सुना है? डॉक्टर नामवर सिंह जी। क्या है नामवर सिंह का योगदान? सर डॉक्टर नामवर सिंह ने सर एक आलोचना पद्धति में भी सर योगदान दिया है अपना। तो ये सर एक मार्क्सवादी आलोचक कहे जाते हैं सर डॉक्टर नामवर सिंह को। सर इन्होंने लेकिन मार्क्सवाद के अंदर जो एक चीज़ कही जाती है, जो यांत्रिकता थी, जिसमें कह सकते थे कि वो केवल और केवल आर्थिकी को मानते थे और कहते थे कि समाज का कोई दूसरा वर्ग हो ही नहीं सकता आर्थिकी के अलावा। तो नामवर सिंह ने उस चीज़ को हटाकर एक तरीके से कहा कि इसमें भी फैंटेसी सिल्क जैसी चीज़ों को रखा जा सकता है और सर मार्क्सवाद को एक तरीके से यांत्रिकता से मुक्त करके यहाँ से भी सर रचनाशीलता को बढ़ावा दिया सकता है। आपने कंट्रीब्यूट किया है राम मंदिर के लिए? जी सर। किया है? जी सर। क्या सही है? सर मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सर मैं मान सकता हूँ कि सही है, क्योंकि सर एक जो हमारे सर एक पर्सनल है, जिसमें सर आर्टिकल 25 टू 29 दिया गया है कि हमें लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि सर हमारे रिलीजियस जो हो सकते हैं उसमें अच्छा, आपकी बात तो सही है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने शुरुआत की, जो हमारा संवैधानिक प्रभु देश का प्रथम नागरिक है, जिसपे बहुत सारे एथिकल और सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस उनका बहुत है, उन्होंने शुरुआत की इस दान की। तो मुझे लगता है कि इससे हमारा जो सेकुलर फैब्रिक है, क्या वो जस्टिफाई होता है? जी सर, राष्ट्रपति जी के अपने जो उनका धार्मिक मानना है सर, उस अच्छा, नजरिए से देखेंगे। आजादी के समय एक नारा था, जी सर। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। जी। आज तीनों कहीं गफलत में है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आपका क्या विचार है? ना हिंदी राष्ट्रभाषा बन पाई, हिंदू अपने ही देश में कोई राष्ट्र तो है नहीं, हिंदू राष्ट्र तो कभी था नहीं हमारा, लेकिन तब भी हिंदू की बात इस देश के लिए की गई, और हिंदुस्तान अब भारत हो चुका है। तो क्या तीनों ये अप्रासंगिक है, तीनों की बात करना? नहीं सर, जब हम भारत देश की बात करते हैं तो सर हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। तो सर जैसे अगर हिंदी की बात करी जाएगी तो हिंदी के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अरबी, उर्दू, फारसी, तुर्की जैसे देशों से लिए गए हैं। तो इस तरीके से हिंदी को एक अलग भाषा जो सर उर्दू से अलग हो या अरबी से अलग हो या फारसी से अलग हो, या उसकी देवनागरी लिपि में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जो वहाँ से लिए गए हैं। तो एक तरीके से इसको अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता। और सर राष्ट्रभाषा का जहाँ तक सवाल है हिंदी का, तो सर भारत एक बहुत ही विविधताओं से भरा देश है। तो जब तक सबकी सर रजामंदी नहीं होगी, 1963 का जो सर हमारा जो एक्ट आया था, उसमें भी यही कहा गया था अगर सब सारे राज्य एक साथ मानेंगे तो हम हिंदी को राष्ट्रभाषा मानेंगे। और सर जो भाषाएं होती हैं वो कभी तोड़ने का काम नहीं करती, हमेशा जोड़ने का काम करती हैं। और सर हिंदू के लिए कहा जा सकता है कि सर हमारे यहाँ 79% पॉपुलेशन जो है वो हिंदू की है। तो उसमें देखेंगे कि सर ऐसा नहीं है कि सर हमारे ही देश में उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। सर सारे देश में सर जितने भी हमारे यहाँ। सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय याद है हिंदू पे? जी सर, उन्होंने कहा था कि हिंदू इज़ अ वे ऑफ लाइफ। किस बात में कहा था? हाँ जी सर, मैं बात याद। उस बात से जोड़ देते सब हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड, आपने ऐसे 2 गुण बताइए जो आपको दूसरों से अलग करते हैं। सर मुझे लगता है कि सर मैं इवेंट मैनेजमेंट अभी तक कर रहा था, तो सर मुझे लीडरशिप क्वालिटी में लगती है कि मुझे ज़्यादा अच्छी है। और सर मेरी सर स्पीकिंग स्किल्स, मैं सर लोगों को बांध सकता हूँ। बेस्ट लीडर आपको कौन लगा अपनी लाइफ का अभी तक, इतिहास से लेकर किसी भी पूरे उसमें? सर मुझे सर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।